डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर मूवमेंट एंड लोकोमोशन कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बारे में पढ़ा, उन दोनों के डिफरेंस के बारे में पढ़ा, हमने मसल्स की बात की, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात की, देन टाइप ऑफ मसल्स की बात की। टाइप ऑफ मसल में हमने स्ट्राइएटेड मसल, अनस्ट्राइएटेड मसल मतलब नॉन स्ट्राइएटेड मसल, देन कॉर्डिक मसल के बारे में हमने पढ़ा। इन तीनों के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। देखिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक पढ़ने से पहले, चूंकि ये स्ट्राइएटेड मसल से रेलिवेंट रखता है, तो हमें स्ट्राइएटेड के उन कंपोनेंट के ऊपर फिर से एक फोकस देना पड़ेगा जिनकी यहां पर यूटिलिटी है। तो स्ट्राइएटेड मसल में हमने क्या पढ़ा कि स्ट्राइएटेड मसल वो वाले मसल होते हैं जो सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, उनमें अल्टरनेट डार्क बैंड और लाइट बैंड होते हैं। जो डार्क बैंड होते हैं वो अनआइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, दैट इज ए बैंड, और जो लाइट बैंड है उनको हम आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, दैट इज आई बैंड। अनआइसोट्रोपिक बैंड जब हम पढ़ रहे थे, दैट इज डार्क बैंड जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि भाई वो मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं और हर एक जो है वो हेड और टेल में डिवाइडेड होता है। जो हेड है वो हैवी मीरोमायोसिन प्रोटीन का बना होता है और जो टेल है वो लाइट मीरोमायोसिन प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो ये तो डार्क बैंड का हिस्सा है जो कि मैंने यहां पर दिखाया है कि मल्टीपल हेड है और ऐसे ही मल्टीपल टेल आपस में मर्ज हुई। उसके बाद आता है लाइट बैंड। तो लाइट बैंड में मैंने बोला कि वो तीन कंपोनेंट का बना होता है। एक्टिन प्रोटीन, ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहे हैं, जो अगेन मैंने कहा था कि एफ और जी आपस में इंटरकन्वर्टिबल है, तो इस वक्त ये फिलामेंटल है, तो अदरवाइज ग्लोबुलर फॉर्म में भी रह सकते हैं। उसके बाद ट्रोपोमायोसिन जो इसके ऊपर रैप की हुई है, और ट्रोपोनिन जो साइड को ब्लॉक कर रही है जहां पर ये हेड पोर्शन अटैच कर सकता है। ठीक है, फिर मैंने ये भी बोला कि हर एक जो मायोसिन प्रोटीन है इसे एक्टिन प्रोटीन ने कैसे घेरा हुआ है कि सेंटर में एक ये वाला होगा, जैसे यहाँ पे ये फाइबर देख रहे हो, इसके सराउंडिंग 6 एक्टिन प्रोटीन के होंगे। मतलब ये डार्क बैंड की एक फिलामेंट है, उसके ऊपर लाइट बैंड की 6 फिलामेंट जो है वो लगी होंगी। 4 जो दिखा रहा हूं, 2 बैकवर्ड साइड पे। तो ये हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। अब चलिए शुरू करते हैं कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है। तो ये थ्योरी, जैसे मैंने पहले कहा, ये एक्सप्लेन करती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। सो इट मींस इट्स रिलेटेड टू द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। देखिए, नॉर्मली हमारे मसल जो है वो रेस्टिंग स्टेज में होते हैं। जब स्टिमुलेट किया जाता है तो वो एक्शन पोटेंशियल में आ जाते हैं, तो फिर वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इसका जो मैकेनिज्म है थ्योरी का, वो एक्सप्लेन किया था A.F. Huxley and R. Needlechuck, as well as H.G. Huxley and Jean Watson independently। मतलब ऐसा नहीं है इन चारों ने आपस में सलाह करके ये बनाई हुई है, इन दोनों ने अलग और इन दोनों ने अलग, लेकिन प्रपोज ऑन द सेम टाइम, दैट इज इन 1954। कई बार हम थ्योरी को हक्सले एंड हक्सले थ्योरी भी कहते हैं, तो याद रखिएगा ये दोनों हक्सले सेम नहीं है, एक A.F. हक्सले है, दूसरा H.E. हक्सले है। इसके अंदर बायोकेमिकल चेंजेस क्या होती है वो एक्सप्लेन की गई थी बाय एडवर्ड श्याम गोरजाइकर। दोनों में याद रखना, बायोकेमिकल मैकेनिज्म मतलब कैसे एक्शन पोटेंशियल में चेंज आती है, आयनिंग में चेंज आती है, जिसकी वजह से स्टिमुलेशन आगे जाता है जो कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ये जो था इलेक्ट्रोकेमिकल बोलते हैं हम इसे, इलेक्ट्रो और बायोकेमिकल। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म, जो कि एल्बर्ट शेन गोरजाइक ने दिया था। तो अभी फिलहाल मैंने बोला कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दी थी और उसका जो इलेक्ट्रो बायोकेमिकल मैकेनिज्म है वो किसने एक्सप्लेन किया हुआ था। अभी हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात करेंगे, और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से बात करते करते मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इनके अंदर जैसे आइसोट्रोपिक बैंड की यूटिलिटी के बारे में हमने पढ़ा, अनआइसोट्रोपिक बैंड के बारे में पढ़ा। इसके अलावा दो चीजें बेहद अहम है। एक है एटीपीएस एंजाइम जो कि हेड पोर्शन में प्रेजेंट होती है इन द हैवी चेन, और दूसरा है कैल्शियम, जो कि अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि कैल्शियम रिलीज कौन करता है,
वो करेगा स्मूथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन केस ऑफ मसल इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो होते हैं, रफ और स्मूथ। इट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इन केस ऑफ मसल इट इज द स्मूथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कैल्शियम को स्टोर करता है और जरूरत होने के ऊपर उसे रिलीज बैक भी करता है। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल होती कैसे है, मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम ऑलरेडी ड्रा की है सो एज टू सेव द टाइम। तो सबसे पहले देखिए, ये स्टेज 1 है, और स्टेज 1 में देखेंगे तो ये एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, और ये है मायोसिन फिलामेंट। अब इन स्टेजेस को एक्सप्लेन करते वक्त आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि अगर हमने जब डिस्कस किया था तो ये बोला था कि भाई डार्क बैंड कंप्लीट होता है एक सार्कोमेर के यूनिट में, और जो लाइट बैंड होता है, राइट, वो क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। और ये जेड लाइन थी, ये भी जेड लाइन, जिसे जी लाइन भी कहा जाता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो ये वाली जो प्रोटीन फिलामेंट है ये ओवरलैप कर जाती है, मतलब ये ओवरलैप करेगी इसके ऊपर और ये इसके ऊपर। तो नेचुरली कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये एक्टिन वाला ही है जो एक स्टेप आगे मूव कर जाता है, राइट। तो ओवरऑल यूनिट क्या था, ये पहले यहां पर थे और ऐसे फिलामेंट थी, और सेंटर में था ये मायोसिन का, और ये एक जी से लेके दूसरे जी को हम लोग बोलते हैं सार्कोमेर, राइट। तो कॉन्ट्रैक्शन हम कैसे पढ़ेंगे कि भाई कैसे जो आइसोट्रोपिक बैंड है हाफ, वो ओवरलैप करता है इनटू ऑन द अनआइसोट्रोपिक बैंड। ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इसकी, आप देखोगे तो ओवरऑल जो डार्क बैंड है उसके साइज में चेंज नहीं आती, साइज की किसकी चेंज आ रही है, आइसोट्रोपिक बैंड, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, लेट्स से ये है जो डार्क बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये है जो हाफ ऑफ द आइसोट्रोपिक बैंड है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये इसके ऊपर ओवरलैप करता है। तो अनआइसोट्रोपिक बैंड में कोई चेंज नहीं आती, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही। अब हम देखेंगे कि ये कैसे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है, क्योंकि ये वाली फिलामेंट इस वाली फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करती है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज व्हाई वी कॉल इट स्लाइडिंग फिलामेंट, ठीक है, क्योंकि ये फिलामेंट का एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होना है। सो मैंने ये पढ़ाते पढ़ाते रुक के फिर से क्यों समझाया, उन बच्चों के लिए जिनके दिमाग में याद हो कि भाई सार्कोमेर क्या होता है। तो सार्कोमेर क्या था, वो इंक्लूड करता है कंप्लीट डार्क बैंड, हाफ ऑफ द लाइट बैंड ऑन दिस साइड, हाफ ऑफ द लाइट बैंड ऑन दिस साइड, और इसको हाफ कौन करता है, जी लाइन, ठीक है। तो ये कंप्लीट यूनिट को हम बोलते हैं सार्कोमेर। चलिए बैक टू द टॉपिक आते हैं, ये पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आ गया कि बच्चों को रिवाइज कराना जरूरी है। अब देखिए, सोचिए ये है एक उसका कंपोनेंट सार्कोमेर का, यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है कि ये डार्क बैंड का या फिर मायोसिन का एक यूनिट है, यहाँ ये वाला यूनिट है। आप देखिए इसमें हेड है और टेल है, और ये है आइसोट्रोपिक बैंड का जो फिलामेंट इसके ऊपर स्लाइड करेगी। उसमें मैंने तीनों कंपोनेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। एक्टिन प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन है, और प्रोपनीन को मैंने रेड मार्कर से, मतलब रेड डॉट से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब तक ये ट्रोपोनिन उसके ऊपर प्रेजेंट है तो इसका हेड इसके साथ अटैच नहीं कर सकता, बिकॉज प्रोपनीन ने वो जगह ऑक्यूपाई की होती है जहां पर हेड ऑफ द मायोसिन अटैच कर सकता है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, ये जो ट्रोपोनिन है ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होने चाहिए, राइट। ये मैंने प्री रिक्वायरमेंट बताई। दूसरा, आप देखोगे तो रेस्टिंग कंडीशन में मायोसिन के हेड के ऊपर एडीपी प्लस फॉस्फेट ऑलरेडी अटैच है, ठीक है। इसका मतलब रेस्टिंग के लिए भी एटीपी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए या नहीं चाहिए वो आगे देखेंगे। तो अभी ये जो एक्टिन फिलामेंट है, सॉरी ये जो मायोसिन का हेड वाला कंपोनेंट है, ये रिलैक्स फॉर्म में है, और इसके हेड के ऊपर एडीपी और फॉस्फेट अटैच है। जैसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जिसे हम सार्कोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ये कैल्शियम को रिलीज करता है, ठीक है।
तो देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, कैल्शियम को रिलीज किया, और जब ये कैल्शियम को रिलीज करता है तो कैल्शियम क्या करता है, ट्रोपोनिन को रिप्लेस कर देता है। तो ये कैल्शियम क्या करेंगे, ये जो रेड कलर के डॉट मैंने दिखाया, जो मैंने पहले ही बता दिए थे कि वो क्या थे, ट्रोपोनिन। तो ये क्या करता है, ट्रोपोनिन को डिस्प्लेस कर देगा, यहां से हटा दे। जैसे ही ट्रोपोनिन हट जाएंगे, राइट, तो ट्रोपोनिन हट रहे हैं और कैल्शियम वहां पर आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये एडीपी और फास्फेट जो कि हेड वाले पोर्शन में था, अब ये हेड वाला पोर्शन जो है अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता है। ठीक है, और ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके इस जगह पर अटैच कर देता है और बना देता है क्रॉस ब्रिज। देखिए क्रॉस ब्रिज कब बना, क्रॉस ब्रिज तब बना जब कैल्शियम ने ट्रोपोनिन को डिस्प्लेस किया। अगर ट्रोपोनिन एज सच यहां पर रहता तो हेड जो है वो अपनी पोजीशन, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता, वो एज सच रेस्टिंग कंडीशन में रहता। चीज जो दूसरी नोट करने वाली है वो ये कि हेड के ऊपर ऑलरेडी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट अटैच हो चुका है, इसके ऊपर ऑलरेडी था इवन इन द रेस्टिंग कंडीशन। सो इसका मतलब एटीपी यूज हो चुका था रेस्टिंग कंडीशन में। अब जब ये इसके साथ अटैच होता है, जैसे ही ये क्रॉस ब्रिज बनाता है, मतलब ये था जो एक्टिन फिलामेंट और ये है मायोसिन, और मायोसिन का हेड जैसे ही इसके साथ अटैच करता है तो एडीपी और फास्फेट रिलीज होते हैं। तो एडीपी और फास्फेट कब रिलीज हुए, जब इसका हेड का पोर्शन इसके साथ जुड़ा, और वो कब जुड़ा, जब कैल्शियम की वजह से ट्रोपोनिन हटा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ट्रोपोनिन के हटने से हेड अटैच हो सका, और हेड के अटैच होते ही क्रॉस ब्रिज बना, मतलब कनेक्शन बना दोनों के बीच में। जैसे ही कनेक्शन बना, एडीपी और फास्फेट अलग हो चुके हैं, राइट, और इनके अलग होते ही ये जो हाई स्टेट एनर्जी रख रहा था ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, और जिसकी वजह से आपका जो एक्टिन फिलामेंट है वो अंदर की तरफ, जैसे ये था तो ये अंदर की तरफ मूव कर जाता है, तो इसलिए इसको अंदर मूव करवा दिया, राइट। अब देखिए अंदर मूव करने के बाद भी ये इसके साथ अटैच है, इसका मतलब अभी कॉन्ट्रैक्शन स्टेज ही है। तो सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं तो ये रहा आपकी एक्टिन फिलामेंट, राइट, ये रही मायोसिन फिलामेंट। तो जैसे ही कैल्शियम ने ट्रोपोनिन को डिस्प्लेस किया, इसके हेड ने यहाँ पर अटैच किया, और हेड ने अटैच करके एडीपी फास्फेट मॉलिक्यूल को रिलीज कर दिया और इसको कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर की तरफ ले आए। अंदर की तरफ लेने के बावजूद भी हेड अभी इसके साथ अटैच है, राइट। अगर हेड इसके साथ अटैच है इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में अभी भी प्रेजेंट है। फिर क्या होता है कि एक नया एटीपी मॉलिक्यूल आएगा और वो इसके साथ ज्वाइन करे, तो एटीपी मॉलिक्यूल इसके हेड के साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि हेड वाले पोर्शन में मैंने यहां पर बताया था एटीपीएज एंजाइम होता है, और एटीपीएज एंजाइम क्या करता है, ये एटीपी को ब्रेक डाउन कर देगा इनटू एडीपी प्लस फॉस्फेट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एटीपी को ब्रेक डाउन कर रहा है इनटू एडीपी एंड फॉस्फेट। तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे यहां पे था एडीपी एंड फॉस्फेट, और ये एटीपी की वजह से ये फिर से रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, रिलैक्स पोजीशन, बिल्कुल वैसे ही पोजीशन जैसे शुरू में थी नंबर 1 स्टेप में, राइट। अब फिर से क्या होता है, क्योंकि अब ये रिलैक्स कर रहा तो कैल्शियम रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, कैल्शियम वापस चले जाएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अगर कैल्शियम वापस चले गए हैं तो ट्रोपोनिन अपनी जगह पर आ जाएंगे। अगर ट्रोपोनिन अपनी जगह पर आ चुके हैं तो हेड इसके साथ अटैच नहीं कर सकता। तो जो भी चीजें मैं यहां बोल रहा हूं ये सेम चीजें यहां पर, इसका मतलब साइकिल फिर से रिपीट होगा। तो ध्यान से फिर से देखिए, रिलैक्स पोजीशन में क्या था, एडीपी इसके साथ अटैच था प्लस फॉस्फेट थी, और ये नॉर्मल कंडीशन में जो कि आइसोट्रोपिक बैंड में एक्टिन ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन होता है, वहां पर कैल्शियम का आना, उसका ट्रोपोनिन को डिस्प्लेस करना,
इसको स्टिमुलेट हो जाता है कि भाई अब मैं इसके साथ अटैच कर जाता हूँ, ये इसके साथ अटैच कर जाता है। जैसे ये अटैच कर जाता है तो एडीपी और फॉस्फेट अलग हो जाते हैं। जैसे ही एडीपी और फॉस्फेट अलग हो जाते हैं तो ये जो है ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्लाइड को अंदर की तरफ खींच देता है। जब ये स्लाइड को अंदर की तरफ खींच देता है तो ये अभी भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्टर स्टेज है। इस कॉन्ट्रैक्टर स्टेज में क्या होता है, एक और एटीपी आता है और इसे बोलता है कि तू अब रिलैक्स है, ठीक है, और ये वापस अपनी जगह पर चला जाता है। अब यहाँ पर दो चीजें नोटिस करने वाली है। नंबर वन कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे नेचुरली बात आप देखो, एटीपी ने इसे रिलैक्स करवाया है और एडीपी तभी छूटता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसका मतलब मसल की कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे भी एटीपी चाहिए होता है और मसल की रिलैक्सेशन के टाइम पे भी एटीपी चाहिए होता है। तो एटीपी की डिमांड दोनों जगह है, अगर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है और मसल को रिलैक्स करना है। अब आपने ये नोटिस किया होगा, जब भी कोई इंसान मर जाता है तो थोड़े ही समय के बाद उसकी बॉडी जो है वो अकड़ जाती है, बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, आप उसकी एक फिंगर तक को हिला नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए कि जो आदमी मर जाता है उसमें एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाती है, और जब किसी में एटीपी की प्रोडक्शन बंद हो जाए तो उसके मसल जो रिलैक्स है अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिलैक्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा कि चाहे कॉन्ट्रैक्शन करवानी है चाहे रिलैक्सेशन करवानी है, हमें एटीपी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो चूंकि एक डेड पर्सन में एटीपी की प्रोडक्शन नहीं हो सकती, जिसकी वजह से रिलैक्स मसल भी स्टिफ हो जाता है और जो कॉन्ट्रैक्ट मसल है वो भी स्टिफ हो जाता है, और ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिगर मोर्टिस। तो रिगर मोर्टिस का आप लोग याद रखिएगा कि रिगर मोर्टिस कंडीशन क्या होती है। बच्चे, रिगर मोर्टिस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जब बॉडी के अंदर अकड़ाव आ जाता है, बट ऐसी कंडीशन कौन सी, जब वह आदमी मर चुका हो। तो कई बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा क्या है कि मरे हुए आदमी के हाथ पांव नहीं हिल सकते, वो इतने रिजिड क्यों हो जाते हैं। उसका कारण यही था, क्यों? क्योंकि एटीपी नहीं प्रोड्यूस होता, एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता तो मसल की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसकी बॉडी में खिलाव आना अनिवार्य हो जाता है। तो दैट वाज अ सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसके अंदर बायोकेमिकल चेंजेस क्या आती हैं जिसकी वजह से ये सारा मैकेनिज्म हुआ, वो हम एक और बीच में एक वीडियो बनाएंगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। बट अगर आपके बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये जो थ्योरी है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के बारे में इतना ज्यादा नहीं आता जितना कि ओवरऑल थ्योरी के बारे में आता है। बच्चे, ये थ्योरी उन्हीं बच्चों को समझ आ सकती है जिन्होंने ऑलरेडी स्ट्राइएटेड मसल को ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा, समझा होगा, उस क्योंकि उन्हीं के कंपोनेंट यहाँ पर यूज हो रहे हैं। अगर आपको वो नहीं आता तो प्लीज पहले वो वाले टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, देन इसके ऊपर आइए। तो चलिए फिर से मैं एक जल्दी से जो है समराइज कर देता हूँ। तो मैंने कहा था कि भाई जो स्ट्राइएटेड मसल है उसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड अल्टरनेट टू ईच अदर होते हैं। हर एक डार्क बैंड के ऊपर 6 जो है वो हर एक डार्क फाइबर के ऊपर, डार्क बैंड की जो फाइबर है उसके ऊपर एक्टिन फिलामेंट की 6 होती हैं, और डार्क के ऊपर इट इज द एक्टिन प्रोटीन जो स्लाइड करते हैं। डार्क बैंड अपनी जगह में ही रहता है। सार्कोमेयर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल, और सार्कोमेयर किसका बना होता है? हाफ ऑफ द लाइट बैंड ऑन बोथ साइड एंड कंप्लीट डार्क बैंड इन द सेंटर, राइट। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इट इज द लाइट बैंड दैट स्लाइड ओवर द डार्क बैंड। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ओवरऑल साइज किसका छोटा होता है? लाइट बैंड का, क्योंकि वो डार्क के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो इसका ओवरऑल साइज कम होते जा रहा है। डार्क बैंड के साइज में कोई वेरिएशन नहीं आती, ठीक। फिर मैंने बोला मैग्नीशियम में पढ़ते क्या है, तो मैंने कहा था कि भाई सबसे पहले एटीपी, एडीपी और फॉस्फेट में चेंज हो गया होता है, और ये रिलैक्स पोजीशन में इसने इसको रखा होता है। ये है एक्टिन फिलामेंट। फिर क्या होता है कि ये ट्रोपोनिन से प्रोटेक्टेड है, कैल्शियम आएगा ट्रोपोनिन को डिस्प्लेस करेगा, हर जो है अपनी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये हाईली एक्टिव स्टेज में है, ठीक है, इसमें बेहद ज्यादा एनर्जी होती है, एडीपी और फॉस्फेट तो है। तो जैसे ही हटते हैं ये मौका देख रहा है, जैसे ही वो हटे में जुड़ जाऊं, उसे पीछे खींचो, तो जैसे ये हटते हैं इसके साथ जुड़ जाता है और जुड़ के उसे अंदर की तरफ धकेल देता है। धकेलने के बाद ये परसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में रहता है,
इन ऑर्डर टू बी रिलैक्स द मसल, हमें एक एटीपी चाहिए जो इसे एनर्जी देता है कि भाई आप रिलैक्स हो जाइए। तो रिलैक्स स्टेज में भी ये काफी एक्टिव है और हाईली एनर्जी रिच है। तो जब ये रिलैक्स होता है मसल अपनी पोजीशन में रहता है। सो ओवरऑल फॉर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल ATP is required for dual purpose. That was all about sliding filament theory. आप इसे बुक्स में आराम से पढ़िए समझिए, और अगर फिर भी कोई कमी पेशी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको स्ट्राइएटेड मसल की समझ आना अनिवार्य है। थैंक यू बच्चे।